हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और हमने स्टार्ट किया था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने रामभद्र तक पढ़ा और रामभद्र की जो हत्या है उसके पुत्र भोजफस ने कर दी थी, क्योंकि रामभद्र अयोग्य और भीरु शासक था। तो उसके पुत्र ने उसकी हत्या करके भोजफस को फिर हमने प्रतिहारों का पितृहंता, राजकुमार या शासक कहा। इसके बाद जो भोजफस हैं वही सम्राट मिहिर भोज के नाम से जाना गया। ऐसा अब हम इस टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि सम्राट मिहिर भोज 836 से लगाकर 885 तक इसने शासन किया। रामभद्र की पत्नी अप्पा देवी की ये संतान था। प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा साम्राज्य निर्माता और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक अगर माना जाता है तो सम्राट मिहिर भोज को प्रतिहारों का स्वर्ण युग भी कहा गया। BN पाठक के शब्दों में सम्राट मिहिर भोज हिंदू भारत का अंतिम महानतम सम्राट था। अब ऐसा माना गया। किसके द्वारा? BN पाठक के द्वारा। इनका जो विस्तार था उत्तर के अंदर हिमालय पर्वत की तरफ था, दक्षिण के अंदर नर्मदा नदी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पाल वंश से रिलेटेड या फिर गंडक नदी मान सकते हैं अपन, और पश्चिम के अंदर सिंधु नदी तक। ये जो बीच का क्षेत्र था, कौशल, मगध, आंध्र, उज्जैन, सौराष्ट्र, मालव, गुर्जरा, ये सारे के सारे क्षेत्र, कन्नौज, यहाँ तक इनका शासन था। आगे देखिए मिहिर भोज। मिहिर भोज के बारे में अगर हम थोड़ा कुछ पढ़ते हैं तो देखिए इनका जो उल्लेख अलग अलग प्रशस्ति या अभिलेख के अंदर मिलता है कि दौलतपुर अभिलेख में प्रभास उपाधि का वर्णन मिलता है। बेग्रामा अभिलेख के अंदर राज्याभिषेक वर्ष जो था उनका विक्रम संवत 893 यानी कि ईस्वी में 836 वर्णित हैं। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर भोज की सबसे बड़ी उपलब्धि ऐसा लिखा गया है, रचनाकार बालादित्य धनेक भट्ट का पुत्र माना गया, और विजयों का भी उल्लेख यहीं पर मिलता है। कौन कौन से कहाँ कहाँ उन्होंने विजय और कौन कौन सी उपलब्धियाँ उन्होंने मतलब मानी थी। दूसरा, मिहिर भोज का जो उल्लेख है, मिहिर भोज, वो भी ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर ही मिलता है। इनके ऐसा भी माना गया है बेग्रामा अभिलेख के अंदर कि संपूर्ण जो पृथ्वी था उस पृथ्वी का शासक के रूप में संबोधन किया गया, पूरी पृथ्वी का, ऐसा माना गया। इनके टाइम में जो सिक्के चले थे वो चांदी के सिक्के चले गए, जिनको द्रंभ कहा गया। द्रंभ यानी प्रतिहार कालीन सिक्के। श्री मदाव राह उपाधि अंकित थी इन सिक्कों के ऊपर, यानी आदि वराह द्रंभ। अब आदि वराह का मतलब ये वराह का अवतार माना गया था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। मैंने साम्राज्य का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अंदर सारे नदियों और पहाड़ों से रिलेटेड मैंने बता दिया था कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में गंडक नदी और पश्चिम में सिंधु नदी तक इनके इसके बीच में जो भी क्षेत्र था उसके अंदर इनका शासन था। कालिंजर के अंदर जयशक्ति, कलचुरी, मेदपाट, हर्षराज गुहिल, सांबर में गुग और मालव का देवशक्ति, ये जो चारों मैंने नाम लिए ये सभी इनके सामंत हुआ करते थे, ऐसा आपको याद रखना है। अब अरब यात्री एक सुलेमान भारत आया था, उसके द्वारा काफ़ी कुछ बोला गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है कि सुलेमान कहाँ का निवासी था? बगदाद निवासी था। कब आया था? 851 ईस्वी में भारत आया था। और इसने भोज शक्तिशाली सेना की जो प्रशंसा है, भोज के पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेना थी तो उसकी प्रशंसा की इसने। दूसरा, इसके द्वारा कुछ बातें बोली गई थी, वो आपको देखना है। झुर्ज यानी प्रतिहार वंश, बरुआ, साम्राज्य या सम्राट भोज, काफिरों का देश, भारत, आर्यव्रत या बौद्ध साम्राज्य को बोला गया इसके द्वारा सुलेमान को, तो काफिरों का देश।
इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु ऐसा भी बोला गया। तो सम्राट जो मिहिर भोज है उसको इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बोला गया। भोज फर्स्ट के भय रहित का मतलब भोज राज का जो शासन था उसमें किसी भी तरह का डर नहीं था लोगों के अंदर। डर का मतलब चोरी डकैती लूट मट कोई ठग वगैरह यहाँ पे नहीं रहा करते थे। इन सबसे भय रहित वातावरण युक्त साम्राज्य को रामराज्य की संज्ञा दी गई सुलेमान के द्वारा, ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद इसके समकालीन कुछ शासक थे, जैसे कि पश्चिम के अंदर कृष्णा था, फिर पूर्व में गौड़ देश था जिसमें देवराज या देवपाल नारायणपाल ऐसा हम लोग कह सकते हैं। दक्षिण के अंदर राष्ट्रकूट शासक था गोविंद थर्ड। तो इन सभी से, और मालवा जो था उसमें भी उसका जो क्षेत्र था वहाँ, इन सभी से मिहिर भोज ने आक्रमण करके या फिर अपनी शक्ति से इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। बंगाल के ऊपर जो उसने विजय प्राप्त करी थी वो उसका उल्लेख किस कहाँ और कहाँ पे है, तो रामगया अभिलेख और पहाड़पुर अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। संन्यास के बाद, जब इसने संन्यास ले लिया था तो उसके बाद अपना राज्य त्याग कर वो महेंद्रपाल को बना दिया था उत्तराधिकारी। अब पढ़ रहे हैं अपन महेंद्रपाल 885 से लगभग 910 ईस्वी तक। इसकी उपाधि महेंद्रपाल की राजशेखर के द्वारा कौन कौन सी दी गई है। राजशेखर मैंने आपको बताया था इनके दरबारी कवि, तो ये निर्भय राजा, निर्भय नरेश, रघुकुल तिलक। अन्य उपाधियाँ परम भट्टारक, परम भागवत, परमेश्वर, श्री महाराजाधिराज, ये इनकी उपाधियाँ थी महेंद्रपाल की। अब आगे देखिए, जो दरबारी कवि थे राजशेखर, इन्होंने जितने भी लिखी ये सारे के सारे उपाध्याय फिर ग्रंथ लिखे हैं वो सारा का सारा संस्कृत भाषा में लिखे थे, ऐसा आपको याद रखना है। जैसे कि कर्पूर मंजरी, ये अवंती सुंदरी के सम्मान में रचना करी थी। जो अवंती सुंदरी कौन थी, तो ये आपको याद रखना है, राजशेखर की पत्नी थी, ऐसा आपको याद रखना है। आगे देखिए, विद्वशाला मंजिका, फिर हर विलास। आगे देखिए, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत को प्रचंड पांडव भी कहते हैं। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये सभी राजशेखर के द्वारा करी गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे, दरबारी कवि थे, ऐसा है। प्रत्याहार वंश का अंतिम अपराजित अगर योद्धा या महान शासक अगर किसी को माना गया तो वो है आपका महेंद्रपाल, ऐसा आपको याद रखना है। महेंद्रपाल की 2 रानियाँ थी, आगे देखिए, एक तो चंदेल रानी थी और एक कलचुरी रानी थी। इन दोनों के पुत्र थे। चंदेल रानी का भोज सेकंड था और कलचुरी का महिपाल था। ये दोनों सौतेले भाई थे। तो महिपाल ने अपने सौतेले भाई भोज सेकंड से शासन छीन लिया था, ऐसा आपको याद रखना है। अब जो महिपाल है वो शासन करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, महिपाल का जो गुरु था राजशेखर, वो इनसे रुष्ट हो गया था और दक्षिण के अंदर चंदेल राजकुमार कर्पूर हर्ष के दरबार में चला गया था, ऐसा आपको याद रखना है। इनकी उपाधियाँ राजशेखर के द्वारा क्या क्या दी गई थी, रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल मुकुटमणि, आर्यावर्त का महाराजाधिराज। ये महिपाल को राजशेखर गुरु था इनका, जो कि दरबारी विद्वान था, इन्होंने ये सारी की सारी तीनों उपाधियाँ दी थी, ऐसा आपको याद रखना है। महिपाल के टाइम में जब राष्ट्रकूट आक्रमण हुआ था तो कुछ समय के लिए उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया, ऐसा आपको याद रखना है। उस टाइम में राष्ट्रकूट के अंदर जो आक्रमण हुआ था तो वहाँ का शासक कौन था, कृष्ण थर्ड, ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णा थर्ड के द्वारा मालवा नष्ट कर कन्नौज पर आक्रमण किया महिपाल के ऊपर। तब कन्नौज के यही महिपाल ही राजा थे। तो उस टाइम में इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। आगे देखिए, राजशेखर की मध्यस्थता और चंदेलों की सहायता से पुनः इसने वापस कन्नौज पर अपना अधिकार किया, विजय प्राप्त की। अरब यात्री, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए।
अल मसूदी 915 ईस्वी के अंदर भारत आया था। इसने भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किया था। आगे देखिए, बलहर बऊर से शत्रुता का वर्णन मिलता है। और बलहर बरू का मतलब, बलहर का मतलब राजपूत वंश, और बऊर का मतलब होता है प्रतिहार वंश। राजपूत में कृष्णाचौड़ और महिपाल, इधर प्रतिहार वंश के अंदर। तो प्रतिहार जो शासक था, इसका पतन का उल्लेख इसी अरब यात्री अल मसूदी ने किया था, ऐसा आपको याद रखना है। महिपाल के बाद प्रतिहार जो शक्ति थी उसका तेज़ी से पतन होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद देवपाल प्रतिहार, फिर स्वतंत्र चालुक्य चौहानों का फिर उदय होना स्टार्ट हो गया था। तो वो भी हम पढ़ेंगे, चौहान राजवंश या चौहान की जो शाखा थी वो कहाँ कहाँ थी और किस तरीके से थे, तो वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन अब आगे देखिए, राज्यपाल। राज्यपाल जो शासक था उसने 990 से लगाकर 1020 ईस्वी तक शासन किया। कन्नौज का अंतिम प्रतिहार शासक ऐसा माना जाता है। मोहम्मद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण हुआ था 2 बार, पहला 1018 में, दूसरा 1019 के अंदर आक्रमण हुआ था। ये जो मोहम्मद गजनवी था वो तुर्क आक्रमणकारी था और इसके समय राज्यपाल के द्वारा राजधानी को छोड़कर ये भाग गया था, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए, पलायनवादी आचरण से दुखी होकर चंदेल विद्याधर के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई? राज्यपाल की, ऐसा आपको याद रखना है। कन्नौज भारत का सबसे बड़ा समृद्ध नगर था, ऐसा आपको याद रखना है। प्रतिहार शक्ति का जो पतन का वर्णन है वो तुर्की यात्री अल बरूनी के द्वारा, उसकी बुक है किताब उल हिंद, उसके अंदर पूरा का पूरा वर्णन मिलता है। जो तुर्की यात्री अल बरूनी हैं वो भारत क्यों आया था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था धर्म, ज्योतिष और भाषा, इनके अध्ययन हेतु वो कन्नौज आया था। आगे याद रखिए, कालांतर में विजय चंद ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना कर दी। ये आपको याद ये ऐसे इस तरीके से आपको याद रखना है। राज्यपाल के बाद इसका उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल बना, जिसने 1020 से लगाकर 22 तक अपना शासन किया। उसके मध्य रामगंगा नदी पर बाड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? राज्यपाल का उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल ने। कहाँ पर? रामगंगा नदी के ऊपर बाड़ी एक जगह, वहाँ पे उसने अपनी राजधानी बनाया। अब त्रिलोचन पाल के बाद अंतिम शासक यशपाल बना था। यशपाल ने काफ़ी समय तक शासन किया, 1036 से लगाकर 1093 तक, और वही उसका प्रतिहार राजवंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रहा। अंतिम स्वतंत्र शासक कौन रहा? यशपाल, ऐसा आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में डिटेल में 2 वीडियो के अंदर पढ़ा। आपने ये वीडियो अच्छे से नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, दोनों वीडियो मैंने अच्छे से पढ़ा दिए हैं। और हैंड रिटन नोट्स का प्रयास मेरा कैसा लग रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक कमेंट के ज़रिए दीजिए। मैटर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको राजस्थान की हिस्ट्री पूरी हैंड रिटन नोट्स के साथ इस तरह के वीडियो से पढ़ाता रहूँगा। ओके, नमस्कार।